दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये बैठक किसानों को परखने के लिए थी। ये बैठक किसानों के इरादों को जानने के लिए थी। ये बैठक किसानों की ताकत को समझने के लिए थी। ये बैठक उन राजनीतिक लकीरों को पढ़ने के लिए थी जिसका अंदेशा सत्ताधारियों को लगने लगा है कि आने वाले वक्त में कोई राजनीतिक भूचाल किसानों के जरिए इस देश में तो नहीं आ जाएगा। यह बैठक एक ऐसे परसेप्शन को बनाने के लिए थी जिसके जरिए किसानों में यह भरा जा सके कि यह सरकार सिर्फ किसानों के लिए ही जीती मरती है और इससे पहले जो भी इस देश में व्यवस्था चली आ रही थी वह किसानों के हित में कतई नहीं थी। जो भी जोड़ घटाव हिसाब जिस भी तरीके से करने हैं उसके लिए बकायदा एक स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन लगातार दिया जा रहा था। लेकिन किसान जमीन से जुड़ा होता है, उसकी उंगलियों पर सारे डाटा रेंगते रहते हैं। वो इस बात की जानकारी देने से हिचक नहीं रहा था कि जिस मंडियों को खत्म किया गया और जिन मंडियों को जहां जहां खत्म किया गया वहां के किसानों की स्थिति क्या है। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर पूरे तरीके से मंडी ध्वस्त किए जा चुके हैं वहां पर जिन किसानों के पास जमीन भी है वह भी क्यों खेती मजदूर बनकर पंजाब और हरियाणा में आ जाते हैं। जिक्र बिहार और यूपी के किसानों का हो रहा था। यानी सरकार अपने तौर पर इस मीटिंग के जरिए यह भांपना चाह रही थी कहीं भूमि अधिग्रहण वाला मुद्दा जिस तरीके से गले की हड्डी बन गया था, क्या इस वक्त खेती से जुड़े तीनों विधेयक उनके गले की हड्डी तो नहीं बन चुके हैं। वो इस बात को जानना चाह रही थी कि कर्ज माफी से जब रास्ते इस देश के भीतर में किसी भी राज्य में नहीं निकल पाते हैं तो फिर ऐसे में जो कृषि विधेयक लाया गया है इसको सुधारें, वापस लें, लागू करें। इन तीनों परिस्थितियों से इतर सरकार को तो पूंजी चाहिए और इन सब के बीच सरकार यह भी समझ रही थी अपने प्रेजेंटेशन देने के वक्त उसके जहन में इस बात की भी स्थितियां घुमड़ रही थी कि जो विश्व बैंक से पैसा चाहिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा चाहिए, उनकी जो रिफॉर्म और सुधार को लेकर जो लकीर है खासतौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में और उसके जरिए इस देश की इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करना है, वह भी जहन में रेंग रहा था। बैठक घंटों चल गई और इस बैठक के बाद नतीजा सिफर। तो इसका असर क्या होगा हमें लगता है उससे पहले आज इस देश के भीतर में और इस मीटिंग के भीतर में किसानों ने खुद की समस्याओं को जिस तरीके से रखा उस बात का जिक्र भी होना जरूरी है, क्योंकि इस बात का खुला जिक्र इस बैठक में था कि कॉरपोरेट के हिमायती होकर इस देश को कोई सत्ता कैसे चला सकती है। रिटेल सेक्टर यानी जहां पर से अनाज बाजार में जाएगा बिकने के लिए और जो थोक का मैदान है जहां पर किसान से कोई कॉरपोरेट, कोई व्यापारी आकर खरीदेगा, सेठ साहूकार आकर खरीदेगा, वह अपनी कीमत कैसे तय करेगा, इसको कैसे आप रोक पाएंगे। जिस एसडीएम और जिस जिले स्तर के कानून का जिक्र था कि उसमें हम सख्ती लेकर आएंगे, वह भी कैसे रास्ता निकालेगा किसान के पास जब इतनी ताकत भी नहीं है कि वह अपने अनाज को किसी दूसरे राज्य तो दूर किसी दूसरे जिले की मंडी में भी ले जाकर बेच सके। किसान की उंगलियों पर रेखते हुए आंकड़े जो थे इस मीटिंग के भीतर जब निकल रहे थे तो सरकार के तीनों मंत्री सिर्फ सुन पा रहे थे। दरअसल वह किसानों के उस इनपुट को समेट रहे थे कि उसका जिक्र उन्हें पीएमओ में करना है। उसका जिक्र आने वाले वक्त में इस सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी निर्धारण किया जाएगा उसमें इन बातों का जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है, तमिलनाडु और कर्नाटक का किसान नहीं है। नरमुंड लेकर कर्नाटक के किसान कर्ज माफी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 महीने से ज्यादा बैठे रहे लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। रियायत के तौर पर कुछ नहीं मिला, उनकी जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन पंजाब के किसान का मतलब है कि पंजाब की उस पूरी की पूरी इकोनॉमी और वहां की पूरी पीढ़ियों से जो किसानी करते आए हैं और किसानी करते करते दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए और उसमें भी कनाडा जैसे देश में उनकी बहुत ताकत है, तो आवाज कनाडा से भी सुनाई दे गई। क्योंकि कनाडा की सत्ता जब वहां पर रहने वाले बड़ी तादाद में सिख सरदारों से प्रभावित हो सकती है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार को अब फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे।
इस मीटिंग का दर्द यह है कि यह मीटिंग सिर्फ एनालिसिस के लिए बुला ली गई थी, आकलन करने के लिए बुला ली गई थी और सत्ता अपनी मदहोशी में थी। किसानों को लेकर मुश्किल यह थी कि उनके लिए रोजी रोटी का सवाल है। अगर यहां से खाली लौट गए तो जो पीढ़ियों से किसानी करते आ रहे हैं उनकी स्थिति और नाजुक होती चली जाएगी। उसको रियायत कतई नहीं मिलेगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि गोडाउन्स कॉरपोरेट अपने तरीके से बना रहा है। उसे पता है कि इस देश में रिटेल सेक्टर पर भी कॉरपोरेट का हाथ हो गया। उसके लिए बकायदा कुछ जानकारी जो इस बैठक के बीच से निकल कर आई, उस बैठक में एक एक चीज का जिक्र था। इस बात का जिक्र था देश में कुल गांव 6,55,959 हैं, और यह भी बताया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज है, जहां पर अनाज रखा जाता है, उनकी संख्या सिर्फ 5,427 है। और उस पूरी संख्या को मिला दीजिएगा तो उससे बड़ा गोडाउन तो एक कॉरपोरेट वाला खुद ही बनाने में लग गया है और पंजाब में बना रहा है, जो सक्रिय हो चला है। आने वाले वक्त में आंध्र प्रदेश में बनाएगा। देश में 14 जगह निर्धारित कर लिए गए हैं। तो फिर किसान से वह जिस भी कीमत में चाहेगा अनाज खरीद लेगा। सरकार की तरफ से संकेत दिए जा रहे थे, हमने तो आपके लिए बहुत काम किया है। उसमें चाहे वो किसान सम्मान निधि का जिक्र कर रहे हो, चाहे वो वृद्धावस्था किसान की पेंशन का जिक्र हो रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा का जिक्र हुआ हो, चाहे कृषि सिंचाई योजना का जिक्र हुआ हो, और इस फहरिस्त में किसान क्रेडिट कार्ड का भी जिक्र था। सारी चीजों का जिक्र था, लेकिन किसानों के सवाल बहुत साफ थे। किसान सम्मान निधि प्रति महीने 500 रुपए मिलती है। इस देश के 8.5 करोड़ किसानों को आपने अपने तौर पर निर्धारित किया हुआ है। उसमें पश्चिम बंगाल के किसान शामिल नहीं है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री को इस पर भरोसा नहीं है कि सरकार जो 500 रुपए महीने देगी और साल में 6,000 रुपए देगी, इससे किसानों की जिंदगी सुधर जाएगी। वो नहीं मानती हैं। तो ममता बनर्जी ने बंगाल के किसानों को उससे अलग थलग रखा है। लेकिन बाकी किसानों की फहरिस्त जरा देखिए। जो जानकारी जब निकल कर आई, जिस प्रेजेंटेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें एमएसपी का भी जिक्र था। लेकिन एमएसपी को कोई लेकर यह प्रेजेंटेशन में कतई जिक्र नहीं था कि उसमें पशुधन से कितनी कमाई होती है, उसमें मजदूरी करके कितनी कमाई होती है, और उसमें जो फसल से कमाई होती है वो फसल की कमाई सिर्फ 40% होती है। बाकी 60% तो मजदूरी और पशुधन या अन्य जगहों पर जो बेचा जाता है, कुछ भी सामान मजदूरी की जाती है, उसकी कमाई होती है। इन बातों का प्रेजेंटेशन में कतई जिक्र नहीं था। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि आज एक एक करके चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि किसान कैसे लौट जाए खाली हाथ घर, यह उसके सामने एक सबसे बड़ा सवाल है। हर कोई जानता है, किसानों का जिक्र भी हुआ कि किसानों की आय प्रतिदिन औसत इस देश में 214 रुपए है प्रतिदिन की आय, और 207 रुपए खर्च हो जाते हैं। औसत अगर खर्च मान रहे हैं पूरे देश के किसान परिवारों में, जो गरीबी की रेखा से नीचे भी हैं, और पंजाब के किसान जो सबसे रईस भी हैं, जिसमें उनकी 601 रुपए प्रतिदिन की आय पंजाब के किसानों की बैठती है। हरियाणा के किसानों की 481 रुपए बैठती है। केरल के किसानों की 396 रुपए बैठती है। लेकिन इस कैटेगरी में जब आप नीचे आइएगा, उत्तर प्रदेश 5,000 से कम है, 4,923 रुपए प्रतिदिन की आय। प्रतिदिन की आय 164 रुपए, 4,923 महीने भर की आय है। बिहार की प्रतिदिन की आय 118 रुपए है, मनरेगा से भी कम है। पश्चिम बंगाल में यह 132 रुपए है प्रतिदिन की आय किसानों की। उत्तराखंड में 156 रुपए है, तो झारखंड में 157 रुपए है। यह इस देश के किसानों की स्थिति है। सवाल है जो आय बताई जा रही है और जिस प्रेजेंटेशन को रखा गया, यह कहकर बताते हुए कि किस तरीके से आप अब खुले तौर पर बाजार में बेच सकते हैं, उसकी काट भी किसानों के पास इसी बैठक के भीतर थी। किसानों ने अपने तौर पर जब बताना शुरू किया कि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों में जो आपने अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया है, पहले उसको भी समझ लीजिए। आपने जिक्र किया है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि का डाटा बतलाता है कि जैसे आप पंजाब के 22 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन पंजाब में दिया जाना चाहिए था वो लगभग 80 लाख किसानों को, आपका वो भी पैसा नहीं पहुंच पाता है। हरियाणा में 14.5 लाख से भी कम किसानों को मिलता है 2,000 हर 4 महीने पर, यानी 6,000 साल में। वह भी लगभग आपको 80 लाख लोगों को, 80 लाख किसानों को देना था। राजस्थान में 52 लाख किसानों को दिया जाता है। राजस्थान में भी आंकड़ा तकरीबन
85 लाख का है। गुजरात में 48 लाख किसानों को दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में 51 लाख किसानों को दिया जाता है। सरकार का आंकड़ा था कि हम कैसे किसानों को रियायत देते हैं। जवाब में जो चीजें निकल कर आ रही थी कि किसान सम्मान निधि 500 रुपया महीने का देते हैं। वृद्धावस्था पेंशन किसानों को जो 60 की उम्र पार कर चुका हो, हर महीने आप ही के हिसाब से 250 रुपए दिए जाते हैं। जिंदगी कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो आपने 1 जुलाई 2015 को ऐलान किया था, वो 5 साल के बाद आज की स्थिति में उसमें 50,000 करोड़ का आपने बजट भी रखा था। लेकिन स्थिति क्या है। सरकार की तरफ से कहा गया सिंचाई की देखिए इतनी व्यवस्था की गई है, इस रूप में किया गया है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इस देश के भीतर में लगभग कुल खेती की जमीन जो किसानों ने ही जानकारी दी 14 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर जमीन पर इस देश में खेती होती है। इस 14 करोड़ 20 लाख में से 7 करोड़ 38 लाख हेक्टेयर जमीन बरसात पर निर्भर है। इस देश में सिंचाई व्यवस्था नहीं होती है, यानी 52% बरसात पर निर्भर है। तो आपने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। जो 22% इसके अलावे है, लगभग 3 करोड़ 12 लाख हेक्टेयर, यहां अधूरी सिंचाई व्यवस्था है। पूरी तरीके से कहीं पानी नहीं है, कहीं सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो आपकी तरफ से अभी तक काम हुआ है वो सिर्फ 26% पे ही सिंचाई व्यवस्था का काम हुआ है। तो वो 50,000 करोड़ का जो बजट था उसका क्या मतलब था। तो आप कैसे मानकर चलेंगे कि अनाज की लागत कम हो रही है, फसल उगाने की लागत कम हो रही है। खेल तो उल्टा हो रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो 18 फरवरी 2016 को जिक्र की, उसमें किसानों की राय थी कि आप लोगों ने जो जिस व्यवस्था की हुई है मोबाइल से जानकारी कीजिए। अगर इस टेक्नोलॉजी के साथ आप जीवन चला रहे हैं और जो स्थिति है उसमें पहले बरस में लगभग 5 करोड़ 80 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आज की तारीख में वो घटते घटते 2 करोड़ पे क्यों आ गए हैं। क्योंकि आप सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती है, तो भरोसा कैसे किया जाए। उसके बाद का जिक्र और महत्वपूर्ण था। यह बहुत साफ था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाने का जिक्र आपकी तरफ से, इसके लिए तो बैंकर्स को सुविधा शुल्क चाहिए। जो बैंक में बैठे हुए हैं उस करप्शन को तो आप रोक नहीं पाए। आप कह रहे हैं एसडीएम के पास जाइए, शिकायत कीजिए। जो क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बनाया गया उसमें भी बैंकर्स को एक सुविधा चाहिए, सुविधा शुल्क उसको कहा जाता है। गन्ना किसानों का दर्द भी निकल कर आया कि उनको तो पर्ची दे दी जाती है, मिल मालिकों को जरूर रियायत और सुविधा दे दी जाती है, पैकेज हो जाता है, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ पर्ची रहती है। कब रियायत मिलेगी, कब सुविधाएं मिलेंगी, कोई नहीं जानता है। कैसे भरोसा किया जाए। इतना ही नहीं, जिस प्याज की कीमत बढ़ी हुई है, प्याज को बेचा गया है खेत में से 59 पैसे से लेकर 3.5 रुपए किलो तक, लेकिन मार्केट में वो 50-60 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज क्यों बिक रहा है। मक्के का एमएसपी जो है वो 1850 रुपए है, लेकिन बिहार और मध्य प्रदेश में 1020 रुपए से 1200 रुपए के प्रति क्विंटल बिक रहा है। कैसे माना जाए कि एमएसपी लागू हो रहा है। जो लागत आती है वही 1213 रुपए प्रति क्विंटल पे आती है और लागत से भी कम बेचना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर कानून अपने तौर पर काम करेगा। अभी की स्थिति यह है तो हम तो चाहते हैं कि अभी की स्थिति को सुधारा जाए। यह किसानों का जिक्र है और सरकार कह रही है कि पहले की स्थिति गड़बड़ थी, अब स्थिति ठीक हो गई।